चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं अपना हमारा लास्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट पार्ट, दैट इज अ क्रोमोसोम। देखिए, क्रोमोसोम को समझने से पहले हम कुछ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो क्रोमोसोम से हमें कंफ्यूज भी करती हैं। ओके, जैसे कि क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होते हैं, क्रोमेटिन रेटिकुलम क्या होता है, क्रोमोसोम खुद क्या होता है, बहुत कुछ समझने के लिए। मैंने अपने जितना भी कंटेंट है उसको बहुत रेक्टिफाई किया है। आपकी बुक से थोड़ा ज़्यादा ही मैं आपको पढ़ाऊँगा क्रोमोसोम के बारे में, क्योंकि आपकी बुक में इतना नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम में द क्रोमेटिन कंटेन ए डीएनए एंड द बेसिक प्रोटीन कॉल्ड अ हिस्टोन एंड सम हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपके जो न्यूक्लियस के अंदर जो सबसे मेन जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज अ डीएनए। बट आप सोचिए, जो डीएनए का जो साइज होता है इट इज 2.2 मीटर लॉन्ग। अब जो 2.2 मीटर का डीएनए एक न्यूक्लियस के अंदर कैसे आएगा? अब नहीं आ सकता ना, क्योंकि एक न्यूक्लियोटिक सेल का जो साइज होता है इट इज अराउंड 10 टू 15 माइक्रोमीटर। अब 10 टू 15 माइक्रोमीटर की एक सेल जिसके अंदर 2.2 मीटर का डीएनए कभी भी नहीं आ सकता। सो दैट्स व्हाई क्या होता है, उस डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप किया जाता है। और जब हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए को रैप करते हो, रैप करने के बाद में जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है, लिसन टू माय फर्स्ट वर्ड, जब आप डीएनए को जब आप हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप करते हो, तो रैप करते हो तो उससे जो फर्स्ट कंडेंस स्ट्रक्चर बनता है, फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बनता है, कह सकते हो कि फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होता है क्रोमेटिन। अब उस क्रोमेटिन को आप जब फर्दर और मोर कंडेंस करोगे, देखिए क्या होता है कि सबसे पहले मान के चलो आपने स्टोन प्रोटीन है, उसके चारों स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए को रैप कर दिया। रैप करने के बाद में आपने उसको कंडेंस किया। रैप कर दिया, फिर क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, मतलब उसको कंप्रेस करते हैं, क्योंकि आपको न्यूक्लियस में रखना है ना उसको। जब आप उसको कंप्रेस करके इसको न्यूक्लियस में रखते हैं, तो जो फर्स्ट कंप्रेसिंग पॉइंट है दैट इज क्रोमेटिन। फिर उसको और कंडेंस करते हो तो क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए, हिस्टोन समझ में आएगी आपको, हिस्टोन का काम क्या होता है। हिस्टोन में क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, तो दे कैन इजीली रैप अप टू ईच अदर बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है। इसके अलावा सम स्टोन प्रोटीन भी होते हैं। नॉन स्टोन प्रोटीन क्या होता है कि जब डीएनए को रेप्लिकेशन करना होता है, अब देखिए, अब जो डीएनए को रेप्लिकेशन करना है तो डीएनए को खुलना तो पड़ेगा ना। डीएनए को रैप जो रैप हो गया तो उसको अनरैप भी तो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो डीएनए के रेप्लिकेशन की वजह से जो क्रोमोसोम तो कंडेंस है। अब कंडेंस है तो उसको कैसे उसका रेप्लिकेशन किया जाए, तो उसके लिए पहले खोलना तो पड़ेगा ना उसको। तो उसमें क्या होता है, उसको नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, उसको अनरैप करने में मदद करता है। ठीक है। इसके अलावा उसमें कुछ आरएनए मटेरियल भी पाए जाते हैं। ये आपको धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा। ह्यूमन के अंदर अराउंड 2 मीटर लॉन्ग, मतलब एग्जैक्टली देखोगे तो 2.2 मीटर का एक लॉन्ग डीएनए होता है। ओके, जो कि 46 क्रोमोसोम में कंप्लीटली डिवाइडेड होता है, और 46 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो एक सेल के अंदर जो डीएनए है वो 2.2 मीटर लॉन्ग है। ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, पहले आप वो देखिएगा। डिफरेंस क्या है, द डीएनए इज पैकेज्ड बाय द स्मॉल प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन टू फॉर्म ए क्रोमेटिन। तो क्या होता है, जब आप क्रोमेटिन के चारों तरफ डीएनए को रैप करते हो, तो रैप करने के बाद जब उसे कंडेंस करते हो तो क्रोमेटिन बनता है। अब उस क्रोमेटिन को फर्दर आप कंडेंस करोगे तो क्रोमोसोम बनता है। अब इट मींस द क्रोमेटिन जो है वो डीएनए ऑर्गेनाइजेशन का एक लोअर स्ट्रक्चर है, व्हाइल ये क्रोमोसोम एक बिगर स्ट्रक्चर है, हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर है। ये हम धीरे धीरे सब चीजों को समझेंगे। तो देखिए, आपने क्या किया कि जब डीएनए को रैप किया हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, तो उसको कंडेंस कर दिया, क्योंकि न्यूक्लियस में रखना था, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा क्रोमेटिन। फिर और कंडेंस किया तो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। नॉन स्टोन का काम क्या होता है कि जब डीएनए का डुप्लीकेशन करना है, तो वो तो स्ट्रक्चर तो क्रोमोसोम में या क्रोमेटिन में। अब वो तो क्या कंडेंस है, वो तो छुपा हुआ है अंदर, लेकिन रेप्लिकेशन करने के लिए डीएनए को पूरा पढ़ना तो पड़ेगा ना पहले। तो डीएनए को क्या खोला जाता है दोबारा से, उसको पूरा बनाना है दोबारा, तो डीएनए को खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए अगर आपको पढ़ना है, कोई चीज़ पढ़नी है, तो बुक तो खोलनी पड़ती है ना। तो खोलने के लिए उसको डीएनए को अनरैप करना पड़ता है, तो उसके लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन मदद करता है। ठीक है। दूसरा, अब देखिए एग्जांपल, जैसे कि क्रोमेटिन रेटिकुलम होता है, जो जनरली सेल्स के अंदर पाया जाता है। नॉर्मली अगर हमारी अपनी सेल्स की बात करें, वो अनडिवाइडेड है। एक नॉर्मल सेल जो अनडिवाइडेड फेज के अंदर है, जो डिवीजन अभी नहीं कर रही है, उसके अंदर क्रोमेटिन रेटिकुलम पाया जाएगा। ठीक है। और जब उसको जब अब उसको डिवाइड होना है, तो डिवाइड होने की वजह से क्या होता है, जब उसको डिवाइड होना है तो सारे क्रोमेटिन जो फाइबर्स होते हैं अलग अलग, क्योंकि डिवाइड होना है तो डिवाइड होने से पहले डीएनए का डुप्लीकेशन किया जाता है, जिसको हम इंटरफेज में करते हैं। देखिए, सेल डिवीजन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो सेल डिवीजन में सबसे पहला इंटरफेज होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टीलोफेज होता है। ये 5 फेजेस होती है। इंटरफेज में सब पूरी सेल डिवीजन की तैयारियां की जाती है।
अगर एक क्रोमोसोम को आपको डिवाइड करना है, तो क्रोमोसोम तो बना ही डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का होता है, तो मतलब आपको डीएनए भी तो बनाना पड़ेगा दूसरा, हिस्टोन प्रोटीन भी दूसरा बनाना पड़ेगा, और डीएनए को बनाने को हम दूसरा डीएनए बनाने को हम कहते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। और डीएनए को रेप्लिकेशन बनाने के लिए जो डीएनए कंडेंस था, उसको खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, क्रोमेटिन रेटिकुलम के सारे फाइबर्स खुल जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं। तो ये अलग हो गया, तो इंटरफेस के अंदर आपको क्रोमेटिन दिखाई देता है, फिर ये क्रोमेटिन भी आगे खुलेगा, फिर इसका जो हिस्टोन प्रोटीन से ये भी जो हिस्टोन प्रोटीन है, वो इसके चारों तरफ अनरैप होना शुरू हो जाता है, उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन मदद करता है। तो जो केवल एक सिंगल क्रोमेटिन का फाइबर आपको सिर्फ इंटरफेस में दिखाई देता है, क्योंकि उस वक्त ये लेस कंडेंस स्ट्रक्चर है, तो डीएनए के रेप्लिकेशन की वजह से इसको थोड़ा-सा खुलना पड़ता है, ठीक है? तो और दूसरी बात, आपको ये जब एक क्रोमेटिन को जब आप कंडेंस कर देते हैं, तो वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, ओके? और जब आप उसको डीकंडेंस करते हो, ठीक है, मतलब थोड़ा-सा कम कंडेंस करोगे, तो वो क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्रोमोसोम आपको दिखाई देते हैं हमेशा सेल डिवीजन की फेज में। अब ये सेल डिवीजन में क्रोमोसोम क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है? सेल डिवीजन की फेज में क्रोमोसोम क्यों दिखाई देते हैं, क्लियर हो गया? या फिर इसके अलावा ये सब आपको सेल डिवीजन में समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमेशा ये चैट ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फ्यूचर में आपको याद रहेगा। स्क्रीनशॉट कैसे, कि आपका जो नॉर्मल सेल डिवीजन है, उसमें आपको नॉर्मली नॉर्मल जो सेल की कंडीशन है, अगर हम अपनी मेरी एक सेल है, फॉर एग्जांपल वो डिवाइड नहीं कर रही है फिलहाल, तो उसमें हमेशा क्रोमेटिन का रेटिकुलम मिलेगा। जब उसको डिवाइड करना होता है, तो क्या होता है कि डिवाइड करने के लिए क्रोमोसोम का नंबर, अब एक सेल है, सेल को डिवाइड करना है, तो सारे क्रोमोसोम भी तो डिवाइड होते हैं, और जब क्रोमोसोम डिवाइड होंगे, तो क्रोमोसोम बना ही डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का होता है, तो डीएनए को भी डिवाइड होना पड़ेगा। और डीएनए के डिवीजन को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, और रेप्लिकेशन कहाँ होता है, इंटरफेज में होता है। इंटरफेस के बाद तो सारी एक्टिव फेजेस हैं, इंटरफेस में सारी तैयारियां होती हैं, और उसके बाद फिर लाइक डिवीजन शुरू होता है। तो इंटरफेस में क्या होता है कि सारे रेटिकुलम फाइबर रेटिकुलम अलग हो जाता है, खुल जाता है, तो एक फाइबर आपको दिखाई देगा, वो फाइबर में से फिर डीएनए निकल कर आता है, फिर उसका रेप्लिकेशन होता है, तो आपको इंटरफेस में क्रोमेटिन का थ्रेड दिखाई देगा। लेकिन जब आप उसको और कंडेंस कर दोगे, तो वो क्रोमोसोम दिखाई देगा। जब आपका डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका होता है, फिर उसके बाद में फर्दर सेल डिवीजन की फेजेस चलती है, उसमें आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा। तो क्रोमोसोम केवल और केवल आपको सेल डिवीजन की कंडीशन में ही विजिबल होगा। ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। एक टिपिकल क्रोमोसोम की अगर बात करें, तो इसमें वैरायटी ऑफ पार्ट्स है जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पेलिकल है, मैट्रिक्स, क्रोमोनिमेटा, टीलोमियर, क्रोमोमियर, काइनेटोकोर। आपकी बुक में सिर्फ यही स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें आपको ये दिखाया गया है, ये दिख रहा है, इसी दिख रहा है, ये मिडिल पोर्शन जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर। इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर के दोनों साइड काइनेटोकोर मतलब प्रोटीन की प्लेट्स होती हैं, जिस प्लेट से आपका स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए होते हैं, और इनके ऊपर ये क्रोमेटिड आर्म्स होते हैं। अब आपको कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि दो क्रोमेटिड आर्म क्यों होते हैं, जनरली हमने तो एक ही क्रोमेटिड आर्म देखा है। हमने जो जनरली स्ट्रक्चर देखा है, वो जनरल स्ट्रक्चर आपने शायद ऐसा देखा होगा। आपने जनरली स्ट्रक्चर ऐसा देखा होगा, एक क्रोमेटिड आर्म ये, दूसरी क्रोमेटिड आर्म ये, और ये उसका हो गया सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। तो सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, अब ध्यान रखना, ये जो क्रोमेटिड आर्म है, ये दूसरी जो क्रोमेटिड आर्म है, या आपको जो दूसरी क्रोमेटिड आर्म है, ये अब दिख रहे हो, ये ध्यान रखना कब बनती है, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। जब सेल डिवीजन हो रहा होता है ना, जब एक ही सेंट्रोमियर से दो क्रोमेटिड आर्म ऊपर निकलती है, दो क्रोमेटिड आर्म नीचे आपको दिखाई देंगी। समझ में आ गई, क्रोमेटिड आर्म्स है। तो क्रोमेटिड क्या होता है, क्रोमेटीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमेटिड रेटिकुलम क्या होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। क्रोमेटीन और क्रोमेटिड अलग है, दोनों सिमिलर लगते हैं, बट डी और एन का फर्क है। तो क्रोमेटिड मतलब सेंट्रोमियर की जो आर्म हो, जो मतलब क्रोमोसोम की एक आर्म है, क्रोमोसोम की एक आर्म है, उसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। जो क्रोमोसोम की एक सिंगल आर्म होती है, उसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। और क्रोमेटीन क्या होता है, ये एक तरह का कंडेंस पोर्शन होता है, और जब मोर कंडेंस कर दोगे, तो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। और आपको ये डबल कब दिखाई देगा, ये डबल दिखाई देगा आपको सेल डिवीजन के अंदर, क्योंकि सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवीजन में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन एक्स्ट्रा हो चुका होता है, तो आपको एक एक्स्ट्रा आर्म दिखाई देगी। फिर क्या होता है, दोनों आर्म अलग अलग हो जाती है, और एक सेल डिवीजन प्रॉपर हो जाता है। क्योंकि दोनों क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगी, तो एक में एक क्रोमोसोम चला जाएगा, दूसरे में दूसरा क्रोमोसोम चला जाएगा। और मैंने बताया ना कि आपको क्रोमोसोम सेल डिवीजन भी दिखाई देता है, तो इसलिए इसके दो आर्म आपको सेल डिवीजन में दिखाई देगी। ठीक है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना, सिर्फ आपको सेल डिवीजन में ही आपको ऐसी दो आर्म आपको दिखाई देती है, वरना एक ही आर्म होती है। क्योंकि क्या होता है, सेल डिवीजन में दो आर्म इसलिए होती है, क्योंकि जब क्रोमोसोम अलग होंगे,
जब भी तो सेल डिवीजन होगा, तो एक अलग-अलग हो जाता है, एक आर्म यहाँ चली जाती है, दूसरा वाला पोर्शन इधर चला जाता है, 2 अलग-अलग सेल्स में चले जाते हैं। अब जो आपकी बुक में दे रखा है वो है कि उसमें सिर्फ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस होता है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहता है और सेंट्रोमियर से 2 आर्म निकली हुई होती हैं दोनों साइड, एक ऊपर की साइड, एक नीचे की तरफ, और उन दोनों सेंट्रोमियर के दोनों साइड काइनेटोकोर होता है जो कि प्रोटीन की प्लेट्स होती हैं जिससे कि माइक्रोफाइबर्स या स्पिंडल फाइबर्स से निकले हुए होते हैं। ठीक है? अब ध्यान रखना, मैंने आपको बता भी दिया था, सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्मेशन अकर ड्यू टू द डीएनए रेप्लिकेशन। ध्यान रखना, एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, ये जो होते हैं ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है, ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, याद रखना। ये सिस्टर क्रोमेटिड सिर्फ आपको डीएनए के डुप्लीकेशन की वजह से दिखाई देते हैं, नॉर्मल सेल्स के अंदर ये कभी भी आपको सिस्टर क्रोमेटिड नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जब सेल डिवीजन हो चुका होगा तो फाइनली सेल डिवीजन में ये पार्ट अलग होके एक सेल में आ जाएगा और ये पार्ट अलग होके एक सेल में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये कटिंग हो जाती है इस तरह से, ये इस तरह से कटिंग हो जाती है बीच में से, तो कट होके एक पार्ट यहाँ एक पार्ट यहाँ, तो सेल डिवीजन की वजह से आपको एक एक्स्ट्रा आर्म यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि रियल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपके सामने एक रियल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। इस क्रोमोसोम के अंदर फिलहाल अभी ध्यान रखना, ये डबल स्ट्रक्चर है, एक सेंट्रोमियर से 2 क्रोमेटिड आर्म यहाँ है, 2 क्रोमेटिड आर्म यहाँ है, तो फिलहाल तो ध्यान मत दीजिए। अब एक नॉर्मल सेल ये है, सेल डिवीजन के टाइम पे आपको दिखाई देगा, और नॉर्मल सेल में आपको इस तरह का क्रोमोसोम नॉर्मल कंडीशंस में आपको इस तरह का एक, जब सेल देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको दिखाई देगा जब सेल में डिवीजन चल रहा होता है, जब चल रहा होता है इंटरफेज के में, जब इंटरफेज में जब डीएनए डुप्लीकेट हो चुका होता है तो एक एक्स्ट्रा आर्म आपको दिखाई देती है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा आर्म जो आपको ये दिख रही है, ये आपको एक एक्स्ट्रा आर्म दिखाई देती है इंटरफेज में। ठीक है, लेकिन जब सेल डिवीजन हो चुका होता है तो हो चुकने के बाद में ये दोनों अलग अलग हो जाती है, एक यहाँ चली जाती है और एक यहाँ चली जाती है। क्लियर हो गया, अलग अलग हो गए, तो यही प्रोसेस होता है। अब सुनिए होता है क्या है। अब देखिए, ये अगर आप एक नॉर्मल क्रोमोसोम की बात करोगे तो ये सेंट्रोमियर होता है, ये क्रोमेटिड आर्म है, ये एक दूसरी क्रोमेटिड आर्म है, भुजा जो आर्म होती है। ठीक है, अब ये जो इसकी क्रोमेटिड आर्म्स होती हैं ये एक प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर से होती हैं, एक प्रोटीन की बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। ये मिडिल वाला सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और अब ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये इसे हम कहते हैं डीएनए। मेरे क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है ना, तो ये जो एक थ्रेड होता है, ये देखिए एक के अंदर आपको, जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक क्रोमोसोम में आपको 2 थ्रेड दिखाई दे रहे हैं, एक क्रोमोसोम में 2 थ्रेड दिखाई दे रहे हैं, तो एक थ्रेड को हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। लिखा हुआ ना, क्रोमोनीमा या क्रोमोनिमेटा बोल सकते हो, क्रोमोनीमा या क्रोमोटिमेटा, डीएनए के एक थ्रेड को। तो एक क्रोमोसोम के अंदर आपको 2 क्रोमोनिमेटा दिखाई देते हैं। ठीक है, एक क्रोमोसोम के अंदर आपको 2 क्रोमोनिमेटा दिखाई देते हैं, तो 2 क्रोमोनिमेटा आपको दिखाई दे रहे हैं। क्रोमोमियर क्या होता है, क्रोमोमियर क्या होता है कि जब इसकी, अब देखिए ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये छोटे छोटे लाइक दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये जो बीड होते हैं ये स्टोन प्रोटीन होती है। तो क्या होता है जब डीएनए अपने आप को स्टोन प्रोटीन पे रैप करता है, तो कभी कभी क्या होता है एक पोर्शन पे आपको कुछ मोती जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, लाइक बीड्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो इसको कहते हैं, जहां बीड, जहां पे ये स्टोन प्रोटीन अपने आप को ज्यादा रैप करता है, ठीक है, तो ये एक्चुअली स्टोन प्रोटीन की रैपिंग हो रही है इसके ऊपर, डीएनए की। तो जहां पे आपको ये बीड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसको हम क्रोमोमियर कहते हैं, और जो लिक्विड इसके अंदर फिल रहता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए मैं पूरा रब कर देता हूँ, अब बढ़िएगा वन बाय वन। पेलिकल, पेलिकल में क्या होता है, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो कि बाहर की तरफ होता है, एक नॉन जेनेटिक पार्ट है, मतलब ये कोई जेनेटिकली एक्टिविटी में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, इसका कोई रोल नहीं होता, और ये हेरिडिटी से कोई रिलेशन नहीं है। अगर पेलिकल में कोई प्रॉब्लम भी होती है तो कभी हेरिडिटी उसकी नहीं होगी, क्योंकि जेनेटिकली एक्टिव नहीं है। मैट्रिक्स उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि एक्चुअली जो भी एक नॉन जेनेटिक पार्ट है जिसके अंदर प्रोटीन और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जो कि आपका क्रोमोसोम का जो था ना पेलिकल के अंदर की तरह जो पार्ट था, जिसके अंदर आपका क्रोमोनिमियर पाया जाता है, क्रोमोनिमेटा जिसके अंदर होता है, ये भी एक नॉन जेनेटिक पार्ट है। और ध्यान रखना, जब आप इसकी स्टेनिंग करते हो तो आपको अंदर का कुछ नहीं दिखाई देगा, पेलिकल दिखाई देगा और आपको सेंटर पेलिकल दिखाई देगा, ठीक है, और लेकिन आपको अंदर का मैट्रिक्स दिखाई नहीं देता, और साथ साथ सेंट्रोमियर भी एक क्रोमेटिक पार्ट होता है, मतलब वो आपको कभी स्टेनिंग में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्रोमोनिमेटा ये मेनली जेनेटिक पार्ट होता है, और वन क्रोमेटिड कंसिस्ट ऑफ ए 2 क्रोमोनिमेटा, मतलब वन क्रोमेटिड कहने का मतलब है कि वन क्रोमेटिड कहने का मतलब है, जैसे
अब ध्यान रखना क्रोमेटिड है, क्रोमेटिन नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये देखिए, ये आपका ये दिख रहा है, ये आपका ये क्रोमेटिड है, ये फर्स्ट आर्म है, ये इसकी दूसरी आर्म है। तो मतलब कहने का मतलब अगर आपको पूरी एक ही आर्म मान लो, मैंने कहने का मतलब है तो ये पूरा एक क्रोमेटिड ही है, इससे ये जुड़ा एक क्रोमेटिड, ये पूरा क्रोमेटिड ही है। ये फर्स्ट आर्म है, ये क्रोमेटिड की एक फर्स्ट आर्म है, ये उसकी जिसकी एक सेंट्रोमियर का ऊपर का ये क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है। तो ये क्रोमेटिड की फर्स्ट आर्म है, ये क्रोमेटिड की सेकंड आर्म है। तो ये दिख रहा है आपको, ये पूरा एक क्रोमेटिड है, ये पूरा एक क्रोमेटिड है, और दोनों क्रोमेटिड के बीच में क्या है, एक सेंट्रोमियर है। तो एक तो आपका क्या होता है कि आपका ये जो क्रोमोनिमेटा होता है, ये एक क्रोमेटिड के अंदर दो क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं। और ये जो क्रोमोनिमेटा होता है, ये एक प्रोटीन होती है जो डीएनए को कोटेड करती है। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। मतलब क्रोमोनिमेटा क्या होता है आपका, ये सेंट्रोमियर, ध्यान रखना, सेंट्रोमियर है ना, उसके ऊपर एक क्रोमेटिड, मतलब एक पूरा क्रोमेटिड ही है, ये पूरा क्रोमेटिड मटेरियल है, और उसमें बीच में एक सेंट्रोमियर, बीच में कंस्ट्रक्शन डाल दिया, तो पूरा है तो क्रोमेटिड ही। तो क्रोमेटिड के ऊपर वाला पार्ट है फर्स्ट आर्म है, क्रोमेटिड की फर्स्ट आर्म है, और क्रोमेटिड की सेकंड आर्म है। अब उसके अंदर जो क्रोमोनिमेटा है वो डीएनए की एक कॉइलिंग है जो कि स्टोन के चारों तरफ होती है, और उसको प्रोटीन को स्टोन कहते हैं, ठीक है। और डीएनए का जो एक थ्रेड है उसको हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। तो डीएनए के अंदर आपके डीएनए के दो थ्रेड पाए जाते हैं, और डीएनए के डबल हेलिक्स ही होता है, तो आपको पता है डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। इट इज अ कॉइल्ड पार्ट प्रेजेंट इन अ थ्रेड फॉर्म, ये कॉइल पार्ट होता है जो कि थ्रेड में प्रेजेंट है। अब ध्यान रखना, डीएनए के डबल हेलिक्स होती है, मतलब एक हेलिक्स को हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं, नहीं, क्रोमोनिमेटा जब कहते हैं जब वो हेलिक्स प्रोटीन के साथ रैप होता है, तो आप उसको जब उसको क्रोमोनिमेटा कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट, टीलोमियर। टीलोमियर ध्यान रखना क्रोमोसोम का सबसे लोवेस्ट पोर्शन होता है, और ये क्रोमोसोम, ये टीलोमियर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोलरिटी शो करता है, और पोलरिटी की वजह से एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ में एसोसिएट नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लाइक मैं कह सकता हूँ निट का फेवरेट पार्ट है टीलोमियर। क्या? इसके अंदर टीलोमरेज एंजाइम होता है। टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है, एक नॉन प्रोटीन एंजाइम है जिसमें आरएनए पाए जाते हैं। जरा जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं सारे प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन ये कुछ सारे प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनके अंदर, सॉरी, सारे एंजाइम आपके प्रोटीन के बने होते हैं एक्सेप्ट ऑफ फ्यू एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स के अंदर प्रोटीन ना मिलकर आरएनए मिलता है, और उनमें आरएनए कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो टीलोमरेज होता है वो आरएनए एंजाइम होता है, और ये इसका काम क्या होता है, ये लगातार एंजाइम का काम क्या है कि ये सिंथेसाइज करता है टीलोमरेज डीएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स के थ्रू। अब शुरू से सुनिएगा, टीलोमरेज जो होता है एक एंजाइम होता है, मैं एंजाइम के बारे में, ये एंजाइम करता क्या है, इसमें आरएनए पाया जाता है। ये जो एंजाइम होता है ना, प्रोटीन का ना बना के आरएनए पाया जाता है, और जिसके अंदर आरएनए पाया जाता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिखाता है। हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये टीलोमरेज एंजाइम क्या करेगा, ग्वानोसिन, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जो टीलोमरेज जो होता है ना, टीलोमरेज ग्वानोसिन ये नाइट्रोजन बेस का बना होता है। तो टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है, ये ग्वानोसिन का फॉर्मेशन करता है, तो बहुत सारे ग्वानोसिन का न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, और उसके साथ साथ उसको जोड़ता जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा भी हुआ है, इस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन ऑफ द लेंथ ऑफ टीलोमरेज बाय द एडिशन ऑफ ग्वानिन रिच रिपीटेटिव सीक्वेंस। क्योंकि ये जो टीलोमरेज जो आपका ध्यान रखना, जो आपका टीलोमियर होता है, इसमें ग्वानोसिन एमिनो एसिड पाया जाता है, क्योंकि ध्यान रखना ये सारे देखिए बना हुआ पेलिकल का ही है, ठीक है, ये पेलिकल का बना हुआ है, ठीक है। अब जो टीलोमरेज जो होता है, जो आपका जो टीलोमियर होता है, ये टीलोमियर ग्वानोसिन एमिनो एसिड का बना हुआ एक रिपीटेटिव सीक्वेंस है। मतलब रिपीटेटिव मतलब ग्वानोसिन ग्वानोसिन ग्वानोसिन, लगातार सिर्फ ग्वानोसिन 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 ही पाया जाता है। तो टीलोमरेज क्या करता है कि ग्वानोसिन का रिपीटेटिव सीक्वेंस लगातार ऐड करता रहता है, जिससे कि टीलोमियर लगातार बनता रहे, ठीक है। अब टीलोमरेज एंजाइम आरएनए प्रॉपर्टी को शो करता है, मतलब इसके अंदर आरएनए पाया जाता है, और ये आरएनए कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। मैं इसके बारे में बाद में बताता हूँ। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक माना जाता है क्योंकि इसको एजिक प्रॉपर्टी से जोड़ा गया है। ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं कि जैसे जैसे एक इंसान की उम्र घटती है, उम्र बढ़ती है, सॉरी, उम्र कभी घटेगी नहीं, उम्र तो हमेशा बढ़ेगी। उम्र बढ़ेगी तो टीलोमरेज का जो साइज होता है वो घटता जाता है। तो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या होता है कि टीलोमरेज का साइज एक इंसान की उम्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है, टेलोमरेज जो एंजाइम होता है उसमें प्रोटीन की जगह आरएनए पाया जाता है, ठीक है। और ये आरएनए पाया जाता है, और ये आरएनए कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, सुनिएगा,
जनरली क्या प्रोटीन बनता कैसे है, पहले डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसमें डिफरेंट होता है, डिफरेंस कैसे होता है, ये आरएनए के ऊपर पहले डीएनए बनाएगा, डीएनए से फिर एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनाएगा। तो ये जो आरएनए से उल्टा डीएनए बनाने का जो प्रोसेस है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। स्टिल अगर आपको क्लियर नहीं है मैं आपको समझा दूंगा। अगेन सुनिए, टीलोमरेज क्या है, तो पेलिकल का पार्ट, और पेलिकल क्या प्रोटीन है, और प्रोटीन किसकी बनी होती है, प्रोटीन बनी होती है आपके एमिनो एसिड्स की। और एमिनो एसिड्स जो होते हैं बेटा, जो एमिनो एसिड्स होते हैं, ये एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, ये एमिनो एसिड्स न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस से ये एमिनो एसिड्स बनते हैं। अब जब इनको बनाना होता है तो ये उल्टा प्रोसेस शो करता है टीलोमरेज, ये आरएनए के ऊपर, मतलब इसमें आरएनए होता है, ये आरएनए के ऊपर उल्टा पहले डीएनए बनाता है, फिर डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन, इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए सीधा एमआरएनए बनता है, लेकिन ये पहले डीएनए आरएनए से डीएनए और डीएनए से एमआरएनए बनाता है, इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। स्टिल इट इज नॉट क्लियर, प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इन क्लास, ओके। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है टीलोमरेज, इसमें ग्वानिन एमिनो एसिड्स लाइक पाया जाता है, ठीक है। ओके, क्रोमोमियर क्या होता है, दे आर द पोर्शन वहां पे क्रोमोनिमेटा मोर कंडेंस होता है। ध्यान रखना, मैंने बताया था ना, ये क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ जब ये रैप करते हैं तो कई बार आपको कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। सो वहां पर आपको कुछ मतलब बीड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसको हम क्रोमोमियर कहते हैं। काइनेटोकोर, काइनेटोकोर क्या होता है, काइनेटोकोर बेसिकली क्या होता है, सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई एक प्लेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं सेल डिवीजन में, और लाइक जैसे कि 4 to 40 स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर से लाइक एसोसिएट होते हैं, जिनका काम क्या होता है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये क्रोमोसोम को पुल करते हैं। क्रोमोसोम पुल करेंगे जब भी तो क्रोमोसोम टूटेगा और दोनों क्रोमेटिड जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। दो क्रोमेटिड की आर्म जुड़ी हुई थी, वो दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। और ये जो क्रोमोसोम क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर एन एग्जांपल, बीच में क्रोमोसोम है, उसमें क्रोमोसोम है, ठीक है, बीच में क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अगेंस्ट जुड़ गए स्पिंडल फाइबर, तो स्पिंडल फाइबर क्या खींचते हैं, स्पिंडल फाइबर खींचेंगे जब भी तो दोनों क्रोमेटिड जो थी वो सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाती है, ठीक है। सो दैट दिस इज अ फंक्शन ऑफ काइनेटोकोर, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था शायद अभी। अब आता है कि बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर आपकी जो क्रोमोसोम चार टाइप के हो सकते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीरोसेंट्रिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, ध्यान रखना, आर्म का रेशियो है इसमें, ध्यान रखना। ये मैंने आपका एनसीईआरटी का डायग्राम लिया है, ये सेंट्रोमियर है, ओके। हाँ, एक चीज और, कभी कभी किसी क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी कहते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाया जाता है, याद रखिएगा, जिसको हम न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन या फिर सैटेलाइट रीजन भी कहते हैं, जिसे मैं दिखा रखा है, मुझे आपको बताना याद नहीं रहता, ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल में आपको वापस ले चलता हूँ एक बार, देखिएगा। कभी कभी क्या होता है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ये दिख रहा है आपको, नीचे की तरफ कभी कभी इस तरह का ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कभी कभी नीचे की तरफ पाया जाता है, इसे ये दिख रहा है, ये आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, सब में नहीं होता है, ध्यान रखना, सब में नहीं होता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जैसे कि प्राइमरी था वैसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, सब में नहीं होता है, ध्यान रखना। केवल 4 क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, 46 में से 4 क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, और किसी में नहीं होता। तो आपका अब काम है, मुझे नेट पे सर्च करके आप बताएंगे कि किन 4 क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। और जो नीचे की तरफ दिख रहा है आपको फूला हुआ भाग, इसको हम कहते हैं एनओआर, या तो हम कहते हैं सैटेलाइट, या और एनओआर, ठीक है। इसको आप न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, आपको याद है न्यूक्लियोलस था, याद है जो आरआरएनए बना रहा था, तो वो इसी से ही न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है। तो आपके जितने भी 46 क्रोमोसोम है उसमें से 4 क्रोमोसोम ऐसे हैं जिसको हम जिसमें ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है और जिसकी वजह से एनओआर या सैटेलाइट बनता है, ठीक है। उनको हम पाया जाता है, उनको हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये सेट क्रोमोसोम 4 होते हैं 46 में से। अब वो आपका काम है, मुझे वो सर्च करके बताइएगा, नहीं तो कल मैं आपको क्लास में बताऊंगा।
ठीक है। ओके, अब आपके मैंने बताया था मेटासेंट्रिक क्या होता है। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, ये आर्म का एक रेशियो होता है। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रोमियर है, उससे एक आर्म ऊपर है, एक आर्म नीचे है। तो ये दोनों आर्म का जो साइज है अगर इक्वल है तो उसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर से आर्म, ऊपर की आर्म और नीचे की आर्म का रेशियो इक्वल रहता है, तो उसको मेटासेंट्रिक कहते हैं। जैसे देखिए आप, या ये देखिए एक आर्म, ये दोनों आर्म का जो रेशियो है, लेंथ है, दोनों की इक्वल है, तो इसे वी शेप कहते हैं। वी शेप क्यों, क्योंकि अगर आप बीच में सेंट्रोमियर को डाल दें तो ये दोनों की लेंथ सेम है, तो उसे वी शेप कहते हैं। और ऐसे क्रोमोसोम आपको एनाफेज के अंदर दिखाई देंगे, ये याद रखना। दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि आपका जो ये लोअर आर्म होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, और लेकिन जो ये ऊपर की जो आर्म होती है, अपर आर्म होती है, थोड़ी सी छोटी होती है। सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, मतलब थोड़ा सा मिडिल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है। मतलब सेंट्रोमियर जो मिडिल में था पहले, जैसे कि मेटासेंट्रिक में, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया, जिससे कि एक शॉर्टर आर्म बनी, एक लॉन्गर आर्म बनी। ठीक है, ये शॉर्टर आर्म हो गई, ये लॉन्गर आर्म बन गई। और ऐसा शेप होता है एल। एल क्यों, अगर आप बीच में सेंट्रोमियर को रखेंगे तो एक छोटी आर्म बन गई, एक बड़ी आर्म बन गई। और ओके, इसमें रेशियो एक से ज्यादा होता है, याद रखना। और एक्स क्रोमोसोम आपकी जो होते हैं वो सब मेटासेंट्रिक होते हैं। एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो सेंट्रोमियर थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है, तो क्या होता है कि जो ये जो आर्म थी वो एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, देखिए एक्सट्रीमली शॉर्ट हो गई, और जब एक्सट्रीमली शॉर्ट हो गई तो एक आर्म तो एक्सट्रीमली शॉर्ट हो गई और एक आर्म एक्सट्रीमली लॉन्ग हो गई। तो जो रेशो होता है, अब जो रेशो था वो, अब आप ऊपर का रेशो देखोगे वो एक से बहुत छोटा हो जाता है। और इसकी जो शेप है वो जे शेप होता है। मतलब देखिए एल तो थोड़ा सा फिर भी बढ़ाता है, ये बीच में अगर सेंटर में डालोगे तो एक छोटा सा हो गया, एक इतना बड़ा हो गया, तो ये होता है जे शेप का क्रोमोसोम। टीलोमेट्रिक सेंट्रोम, टीलोमेट्रिक हमारे ह्यूमंस के अंदर टीलोमेट्रिक जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, टीलोमेट्रिक जो क्रोमोसोम होते हैं टर्मिनल सेंटर होता है, मतलब ये टर्मिनल होता है। उस टर्मिनल की वजह से क्या होता है, टर्मिनल होता है तो ये टर्मिनल होने की वजह से, मतलब टर्मिनल होता है और उसका जो शेप होता है रोड आई जैसा होता है। मतलब मान के चलो आई के ऊपर ही डॉट लगा दो आप, ये तो ऐसा मानते हैं कि इसका ऐसा मानते हैं कि जिसकी जो आर्म होती है वो इतनी छोटी होती है ना के बराबर, और एक नीचे की तरफ एक बड़ा क्रोमोसोम होता है। तो टीलोसेंट्रिक ऐसा मान सकते हो कि जो उसमें सेंट्रोमियर टॉप पोजीशन पे होता है और उससे नीचे की तरफ आर्म निकली हुई होती है, नीचे की तरफ आर्म निकली हुई हो, तो हम ऐसा कह सकते हो, आप ऐसा बना सकते हो स्ट्रक्चर। ये मान के चलो ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, इस सेंट्रोमियर से एक नीचे की तरफ आर्म निकली हुई है, तो इसे सेंट्रोमियर, तो ये कैसा हुआ, आई शेप हो गया ये, या कह सकते हो कि रॉड शेप हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ी सी आर्म ये ऊपर से दिखा रखा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है कि ये क्या होता है कि ये जो आपका जो आई होता है वो छोटा सा ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ ये लॉन्ग आर्म होती है। आप चाहे स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये टीलोसेंट्रिक है, ये एक्रोसेंट्रिक है, जो कि ह्यूमंस के अंदर नहीं पाया जाता, मैंने आपको बताया था। ये सब मेटासेंट्रिक है, ये मेटासेंट्रिक है। एक ध्यान रखना हमेशा, ये हमेशा याद रखना कि आपकी जो ये पी आर्म होती है, ये जो पी आर्म, ये जो पी जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर से जो ऊपर वाली आर्म है उसको हम पी आर्म कहते हैं, और जो नीचे वाली आर्म है उसको क्यू आर्म कहते हैं। तो आप ऐसा तो पी बाई क्यू का रेशियो, मेटासेंट्रिक में पी बाई क्यू का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। सबमेटासेंट्रिक में पी बाई क्यू का रेशियो कितना होगा, वो 1 से कम होगा। एक्रोसेंट्रिक में और कम होगा। अगर टीलोसेंट्रिक की बात करो तो कितना हो जाएगा, 0 बाई क्यू, 0 चला जाता है रेशियो। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि शॉर्ट या लॉन्ग लिखा हुआ है, ये जो शॉर्ट या लॉन्ग जो उन्होंने स्ट्रक्चर दिया है ना, ये जो शॉर्ट या लॉन्ग है, ये जो शॉर्ट या जो लॉन्ग है वो इनके लिए है, ये इनके और इनके लिए, इसमें तो है ही नहीं क्या, तो ये सिर्फ इसके लिए इन्होंने ये दिया है। मेटासेंट्रिक में तो दोनों इक्वल होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन मेडिकल का आ चुका है पी बाई क्यू रेशियो का। ठीक है, समटाइम कुछ क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। नॉन स्टेनिंग मतलब जैसे कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन स्टेन नहीं हो सकता, आपको कभी माइक्रोस्कोप पे दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा उसका मैट्रिक्स आपको कभी माइक्रोस्कोप पे दिखाई देगा, वैसे ही आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस भी आपको दिखाई नहीं देगा। दिस गिव द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड एज सैटेलाइट, मतलब आपको नीचे की तरफ सैटेलाइट या फिर एनओआर न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजिंग रीजन दिखाई देते हैं, और ऐसे क्रोमोसोम को हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं। अब मुझे 4 वो क्रोमोसोम सर्च करके बताइएगा कि वो क्रोमोसोम कौन से हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका ये मेरा लेक्चर पूरा हुआ। अब हमारा ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ओवर हो गया है। कल हम शुरू करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने के लिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर प्लीज लेट मी नो। ओके, थैंक यू सो मच।